बिहार लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि आज बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमारे इस YouTube चैनल पर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने सही कर पाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आज के इस सेट में यदि आप 30 प्लस कर जाते हैं तो याद रखिएगा आपको किसी भी प्रकार से कोई ताकत नहीं है जो आपका रिजल्ट होने से रोक ले। तो आइए शुरुआत करेंगे, और इससे पहले कि हम प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें, आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही हल्के में आप हमारे इस क्लास को ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमसे फ्री में क्लासेस प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं, पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको हम डीडीसी के नाम से जानते हैं, में फिलॉसफी को किस श्रेणी में रखा जाता है। फिलॉसफी का अर्थात मतलब दर्शन शास्त्र, यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसको हम और आप डीडीसी के नाम से जानते हैं, उसमें दर्शन शास्त्र को किस श्रेणी में रखेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन है 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399 और 400 से 499 तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि फिलॉसफी को डीडीसी में 100 से 199 के मध्य रखा गया है, यानी कि यहीं से ये शुरुआत करके यहाँ तक ये खत्म किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। जरूर आप अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया है और अभी आप वीडियो हमारा किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन अर्थात एलसीसी के अनुसार मानविकी के लिए कौन सा श्रेणी कोड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जो क्लासिफिकेशन है एलसीसी के अनुसार मानविकी के लिए कौन सी श्रेणी जो है वह कौन सी श्रेणी कोड है। इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर सी अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि शैनॉन वेबर मॉडल का मुख्य योगदान क्या है। प्रश्न है कि शैनॉन वेबर मॉडल का मुख्य योगदान क्या है। अभी जो है आपको लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन हम देंगे, फिर उसके बाद जीके के प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद आपको मैथ्स मिलेंगे, मैथ के बाद रीजनिंग होंगे, करंट अफेयर्स होंगे। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हमने इसमें पुट नहीं किया है, आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे बिहार स्पेशल के वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिसमें आप जा करके ये प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्लास छूट रहा है, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा और उसमें देख लीजिएगा। छूटे हुए अभी आप अपने सारे क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। शैनॉन वेबर मॉडल का मुख्य योगदान निम्नलिखित में से क्या है। जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर है सूचना का प्रसार और संचारण। याद रखेंगे, जो शैनॉन वेबर मॉडल है वह जो है सूचना का प्रसारण और संचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा कि कहता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको हम लोग CSSLIS का के नाम से जानेंगे, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। देख लेते हैं, पुस्तकालयों की डिजिटल बनाना सही है, पुस्तकालयों की गुणवत्ता में सुधार करना ये भी सही है, और पुस्तकालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना उपयुक्त में से सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ भी सभी किसी का कल्याण होते रहे। हम बने, हमारे दोस्त बने, इस तरीके से हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, पुस्तकालय में सीरियल से क्या अभिप्रेरित है। कहता है कि पुस्तकालय में सीरियल से क्या अभिप्रेरित है, यानी क्या मतलब होता है सीरियल से, जो पुस्तकालय की बात की जाती है। इसमें किताबें जो एक बार प्रकाशित हो गई है, क्या उसको हम लोग सीरियल्स कहते हैं। प्रति वर्ष एकाधिकार बार प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, क्या ये सही है। पुस्तकें जो बार बार पुनः प्रकाशित होती हैं, क्या ये सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय में सीरियल से क्या अभिप्रेत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष एकाधिक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं जो है पुस्तकालय में सीरियल्स के नाम से जानी जाती है। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालयों अर्थात डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, जिसको हम और आप डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, उसके लिए कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही मायने में सत्य है।
याद रखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने, इसको देखने की जरूरत है दोस्तों। थोड़ा जो गंभीर क्वेश्चन है ना, उसका ऑप्शंस हम जरूर मतलब कवर करेंगे, साधारण क्वेश्चनों का सिर्फ आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शंस है कि क्या कि वे केवल भौतिक किताबों के रूप में काम करते हैं, या वे केवल ऑनलाइन संग्रहण रखते हैं, वे डिजिटल रूप में सामग्री का संग्रह करते हैं, या वे केवल स्थानीय उपयोगकर्ता के लिए होते हैं। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे डिजिटल रूप में सामग्री का संग्रह करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालयों के बारे में यह कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, 7वां नंबर की कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालयों को यह जो है पुस्तक प्रकाशक के द्वारा दिया जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो जो यह कार्यक्रम है, प्रकाशक अपनी पुस्तकों के बारे में जानकारी, जैसे कि शीर्षक हो गया, लेखक हो गया, प्रकाशक हो गए आदि, राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजते हैं। तो यह जो है ना कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशंस जो होते हैं, वह पुस्तक प्रकाशक के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी की जो इक्वेशंस है, प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? देखेंगे, लाइब्रेरी की जो इक्वेशन जो है, वो उसकी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें और सामग्री संग्रहित करना। ये इक्वेशंस का जो है वो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 9वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में MARC, जिसको हम लोग मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के नाम से जानते हैं, का क्या महत्व है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन में MARC अर्थात मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग का क्या महत्व है? इस 9वें प्रश्न का सही आंसर है कि पुस्तक सूचीकरण के लिए आवश्यक कोडिंग प्रणाली, पुस्तक सूचीकरण के लिए आवश्यक कोडिंग प्रणाली जो होती है, लाइब्रेरी ऑटोमेशंस में का मुख्य महत्व दिखाता है। ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न है कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? याद रखेंगे दोस्तों कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन जो है ना, बड़ौदा में शुरू हुआ था, बड़ौदा में, याद रखेंगे। और ये बड़ौदा में सबसे पहले शीजाजी, ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक है, उनके द्वारा सबसे पहले 1910 में किया गया था। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट्स होती है तो जरूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हमने इसको पढ़ा, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ शुरू हुआ, तो 1910 से इसके आंकड़े मिलते हैं। आप ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अब यहां से जी के शुरू हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसे चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? अगर 2025 में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? सही आंसर है दोस्तों वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। 2025 में जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, उसका यही जो थीम था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बेहद ही जबरदस्त एक करंट अफेयर्स था ये। भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NIR का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जिसको हम और आप NIR के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले कि हम आंसर आपके सामने ला दें, सभी ऑप्शंस को लाना जरूरी है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या कृषि के लिए नई तकनीकों को विकसित करना, वन्य जीव संरक्षण में सहायता करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार लाना, या संस्कृति और इतिहास का संरक्षण करना? तो इस 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार लाना भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है उसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सा देश है? याद रखेंगे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? एक और शानदार प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट। आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटा है तो जरूर जाकर के आप अपना प्रैक्टिस सेट जो है हमारे प्लेलिस्ट में कवर जरूर कर लीजिएगा। अब यहां से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रश्न है कि एक कार्य 18 दिनों में 10 मजदूरों द्वारा किया जाता है।
ठीक है। यदि 5 मजदूर को हटा दिया जाता है तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कहने का मतलब यह है कि 10 मजदूर यदि किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं तो उस कंडीशंस में जो है टोटल काम की कार्य करने के लिए 18 गुने 10 हो जाएंगे, तो उस तरीके से 180 कार्य हुए। इसमें आप अगर 10 दिन में कर देते हैं तो देख लीजिए 10 दिन में करेंगे तो ये 18 आ जाता है। तो यदि हम लोग 18 180 बटा कितने कर देंगे, 5 कर देंगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो 36 दिनों में हो जाएगा। ऐसे भी आप लॉजिक इसको समझ सकते थे कि 18 दिनों में अगर काम होता है 10 व्यक्तियों के द्वारा तो 36 दिनों में 5 व्यक्ति मिलकर के 2 गुने समय ले लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, एक और शानदार मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है, करेक्शन करना है आपको और उम्मीद करेंगे साधारण सा प्रश्न बना देंगे। 4 का पावर 1 से बराबर 64 दिया गया है और बोला जाता है कि इसमें x का मान निकालिए, तो 4 पावर x कर देंगे और 64 को क्या करेंगे 4 का पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौके 64, 4 से 4 कैंसिल, x का मान 3 हो जाएगा। x बराबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, अब देखिए एक और मैथ का क्वेश्चन इक्वेशन से संबंधित है, 2 चर वाले रेखिक युग्म समीकरण का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को जब हल करने लगिएगा तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए इससे बचने के लिए क्या करिए कि एक प्रश्न को उठाइए, ऑप्शन को उठाइए। देखिए जैसे यहाँ पर रखते हैं 2 गुने 2, x का मान यहाँ पर ये पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, और प्लस 3 गुने 1, तो देखेंगे 2 दूना 4 और 3 एकम 3, कुल मिलाकर के 7। यहाँ पर ये RHS कन्फर्म है, क्या ये भी इसको संतुष्ट करता है? तो चलेंगे 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 कितने 8। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी पर यह इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है। वरना समीकरण 1 से घटाइए, 2 को जोड़िए, ऐसा करेंगे समय ज्यादा आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी त्रिकोण के कोणों का योग हमेशा कितना होता है? किसी भी त्रिकोण में कोणों का योगफल कितना होता है? बेहद आसान क्वेश्चन है, 180 डिग्री इस प्रश्न का। बिल्कुल मैथ के क्वेश्चंस इसी लेवल्स के होंगे, थोड़ा आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर, अधिक से अधिक समय आपको देने की आवश्यकता है। कहाँ? तो लाइब्रेरियन साइंस में, करंट अफेयर्स में और थोड़ा रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चंस उतने मजबूत नहीं होते हैं। मैंने कई स्टेट्स के जो लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए उसको निकाल कर देखा, साधारण क्वेश्चन होते हैं। 10% ब्याज दर पर 2 वर्ष में 5,000 रुपए का सरल ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT और बाई 100। याद रखेंगे तो यहां पर मान दिया गया है 5,000 कर देंगे, मल्टीप्लाई R जो है 10 कर देंगे, समय जो होगा 2 कर देंगे, 100 कर देंगे, जो है इसको 2 से कटा दीजिएगा। 5 दूना 10, यहाँ देखिए 5 दूना 10 और 10 में 10 से फिर यहाँ पर आप देख लेंगे गुना कराएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1,000। ऑप्शन नंबर आपको लगता है ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अब यहां से क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से संबंधित मिलेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी कितने प्रकार के होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं आईपी निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने जबरदस्त है कि एसक्यूएल का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में BIOS का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने की प्रक्रिया BIOS के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, वो प्रश्न है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य कार्य आपको कौन सा लगता है? सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू का मुख्य काम होता है प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग हम और आप किसे जानते हैं? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा सा लेवल को हार्ड कीजिए। दोस्तों यदि यह लेवल ठीक है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी सर ये लेवल ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो जितना लेवल हार्ड करेंगे उतना ही आपको फायदे होंगे, उतना ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी और उतना ही आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप जरूर कमेंट करके सजेस्ट अवश्य कर दीजिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स।
क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानी जाती है। याद रखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख देते हैं साधारण तरीके से, और ये प्रश्न है कि मई 2025 में, अब यहां से करंट अफेयर्स देखिए, मई 2025 में भारत ने किस वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन के लिए 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की फिर से पुष्टि की है? तो मई 2025 में भारत ने किस वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन के लिए 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की फिर से पुष्टि की है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, COP29। याद रखिए। अगला प्रश्न 27वां नंबर प्रश्न है कि जून 2025 में भारत ने किस हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की है? जून 2025 में भारत ने किस हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की है? 27वें का सही आंसर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हेतु भारत ने हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के तहत विदेशों से सहायता प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 28वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। फरवरी 2025 में भारत ने किस नए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो फरवरी 2025 में भारत ने किस नए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की है? 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है वह ऑप्शन नंबर सी इसको शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अप्रैल 2025 में भारत ने कौन सा नया मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? अप्रैल 2025 में बात करें तो भारत ने वो कौन सा नया मिसाइल है जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किया? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस 2 जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण इसमें मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की गई है? मार्च 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि प्रश्न है 31 नंबर कि 3, 6, 11, 18, 27, तो अगला संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले इसको आसानी पूर्वक समझिए। जैसे कि 3 में हमने जोड़ दिया क्या 3, तो कुल मिलाकर 6 हो गया। 6 में यदि हम लोग जोड़ देते हैं कितना 5, तो 11 हो जाता है। 11 में जोड़ देते हैं यदि 7, तो कुल मिलाकर 18 हो जाता है। 18 में जोड़ देते हैं यदि 9, तो जाकर 27 हो जाता है। यानी कि 3, 5, 7, 9, तो अगले बार में क्या जोड़ना है 11, तो 11 जोड़िएगा तो यह क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिएगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है, बेहद ही आसान प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है आपके सामने 32 नंबर, घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा? 3:15 पर, याद रखिएगा 3 बज रहा है और 15 मिनट पर, तो याद रखें घड़ी और मिनट के बीच में जो होता है वो 0.5 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में। तो यहाँ पर 15 मिनट की बात की गई है, तो उस कंडीशंस में 0.5 और गुने हम लोग 15 कर देंगे, तो यानी कि 75 आ जाएगा, तो 7.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का एक अलग क्वेश्चन आपके सामने है और यह है 33 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि BDF CEG DFH, याद रखेंगे। प्रश्न है कि यानी कि यहाँ पर देखिएगा B से एक बढ़ करके C हो गया, D से बढ़ कर E हो गया, F से बढ़ करके G हो गया, तो उसी तरीके से D से बढ़ करके E हो जाएगा, F से बढ़ करके G हो जाएगा, H से बढ़ करके I हो जाएगा। EGI जहाँ पर होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किताब, जैसे किताब संबंधित है पढ़ने से, तो चाकू संबंधित किससे होगा? खाना से, काटना से, लिखना से, चलाना से, तो याद रखें काटने से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं रहेंगे, इस बात को समझ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर स्लो दिखाई दे रहा होगा, तब ये ना समझेंगे कि सर जो है इतना स्लो क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा देख लीजिएगा। क्वेश्चंस जो होंगे सभी तरह के मिलाकर के रहते किसी भी कंपटीशंस में, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा खुशी हो कि मैंने भी कुछ बनाया है। ऐसा नहीं कि सबके सब लोग नील होकर के चले आए, ऐसा नहीं होता है एग्जामिनेशंस में। एग्जाम्स का मतलब होता है कुछ तर्क वितर्क बाहर निकल करके होए और ये पता चले कि हाँ एग्जाम्स हुआ। कहता है कि यदि एक घन की 3 सतह पर 1, 2, 3, 4 अंक है, तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक है?
दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है 35वां नंबर का, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो संपूर्ण हमारे वीडियो को देख पाए और कितने लोग रियल में अपने लाइफ के प्रति अवेयर हैं, यानी कि इस बार सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, ये पता चल जाएगा। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कुल कितने स्कोर किए हैं, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो शुक्रिया। जय हिंद।